नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। दुनिया भर में मनाया गया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ किया योग। कहा, योग ने दुनिया को भारत से जोड़ा। पुराने नोट जमा कराने के लिए सहकारी बैंकों समेत डाकघरों को एक और मौका। 20 जुलाई तक आरबीआई में जमा करा सकेंगे चलन से बाहर हुए नोट। अधिसूचना जारी। कर्नाटक में किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ। सरकारी खजाने पर 8,000 करोड़ रुपए का भार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसानों का प्रदर्शन। गोरखालैंड आंदोलन को लेकर दार्जिलिंग में तनाव जारी। 10वें दिन भी बाजार और दुकानें बंद। बाहरी मजदूरों का पलायन तेज। कश्मीर मुद्दा सुलझाने की कोशिशों में जुटे संयुक्त राष्ट्र महासचिव। भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता की पहल। कहा, दोनों प्रधानमंत्रियों से हुई चर्चा। और आइए देखते हैं पहली खबर। सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक और मौका दिया है। रिजर्व बैंक के ऑफिस में 20 जुलाई तक ये नोट जमा किए जा सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को जमा कराने का वक्त दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 30 दिन के भीतर पुराने 500 और 1000 के नोट आरबीआई में जमा कराने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की शर्तें पूरी करने के बाद ही जमा कराई गई राशि के बराबर राशि दी जाएगी। अमाउंट जो दिसंबर के पहले रखा गया था वो डिपॉजिट नहीं हो पाया है, जो करने में मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई आपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, इसका मिसयूज अगर पहले कभी किसी जगह पर हुआ है तो आज तो सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज हैं। ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब खबरें आ रही थी कि किसानों को मदद देने के लिए सहकारी बैंकों के पास नकदी की कमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर 2016 तक 17.7 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें 500 और 1000 के नोट शामिल थे। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर को जानकारी दी थी कि 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ के चलन से बाहर किए गए नोट जमा किए गए थे। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सरकार के इस कदम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान नितिन देसाई साहब, जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नितिन देसाई जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की है, 30 दिन का और वक्त दिया है सहकारी बैंकों को और डाकघरों को, क्या ये माना जाए कि इससे एक बड़ा जो एक संकट था रूरल एरिया में डिस्ट्रेस दिख रहा था किसानों को लेकर खास तौर पर, उसमें अब मदद मिलेगी, उनको कुछ राहत मिलेगी इससे? ये तो एक जो पहले नोटबंदी के बाद जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी उसका समाधान कर रहे हैं। जब नोटबंदी के 4 दिन बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि जिले सरकारी बैंकों के पास नोट जमा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ बैंक में ही करना है। और उनका डर ये था कि जिले सरकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वालों की केवाईसी, नो योर कस्टमर की अच्छी तरह से नहीं करते थे। और ये भी डर था कि भाई ये तो बहुत सी ये सहकारी बैंक जो स्थानीय पॉलिटिशियंस थे उनके कब्जे में थी, और हो सकता है कि इससे वो काले धन को साफ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बंद कर दिया था। और पहले जो नोट आई थी इन लोगों के पास में, मेरे ख्याल में कुछ 9 या 10 हजार करोड़ के रुपए के नोट ये सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, इसलिए अभी समाधान कर रहे हैं कि जब महाराष्ट्र की सरकार ने ऐलान किया कि हर एक खेडूत को 10,000 रुपया देंगे कि वो अपनी फसल का तो
मामला शुरू कर दे, जो खरीफ की फसल के लिए उनको जो कुछ करना है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से देने वाले थे, क्योंकि वहीं से तो वो सब जुड़े हुए हैं, और देखा कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो इसको ये समाधान अब 8 महीने के बाद इसलिए आया है कि वो अभी जो करने की कोशिश कर रहे हैं खेडूतों को राहत देने के लिए कि अपनी खरीफ फसल की शुरुआत बोने की शुरुआत कर सके, इसलिए वो हुआ है। तो क्या अभी मेरे ख्याल में एक कुछ कॉम्प्रोमाइज है। मान लिया ठीक है भाई, जो है वो है। अभी अगर किसी को जांच जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसे कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उस पूरी बेल्ट में देखते हैं, सौराष्ट्र इलाकों को अगर मैं जोड़ूं तो जिस तरीके के हालात थे, राज्य सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान जरूर किया और 10,000 पर जो आपने बात कही, राहत की बात भी कही कि किसानों को मिलनी चाहिए। संकट ये था कि जो सहकारी बैंक वहां की रीढ़ है, जो अर्थव्यवस्था की वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में, उनके पास वो मनी नहीं थी, क्योंकि पुराने नोट के जरिए उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि इस कदम के साथ, भले ये देरी के साथ उठाया गया कदम हो, लेकिन किसानों के लिए वहां पर एक राहत की खबर हो सकती है, और कम से कम जो किसान इंतजार कर रहे थे कि नई फसल के लिए उनको बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, दूसरे इक्विपमेंट खरीदने हैं, वहां पर शायद उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिलेगी? बहुत थोड़ी राहत, क्योंकि 10,000 रुपये से तो सिर्फ 1 एकड़ की बोई हो सकती है। आजकल के ज़माने में ये 10,000 बहुत दूर नहीं जाते हैं। इसलिए जो इन लोगों ने कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है, उसका इंतज़ार में सब बैठे हैं, और वो कर्ज माफ़ करने के ऐलान के बाद ही इन लोगों के हाथ में और पैसे आएंगे, जिससे वो पूरा काम कर सकेंगे। 10,000 से तो 1 एकड़ से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत खर्चा आता है आजकल इन सब चीजों में। तो इसलिए कुछ तो राहत मिलेगी, मगर मेरे जहन में इतनी बड़ी राहत तो नहीं है। मगर इस बहाने एक जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, वो अच्छी बात है। सहकारी बैंकों के सामने एक बड़ा संकट था कि वहां पर पुरानी नोट जो मनी का क्रंच था, जो मैं कहूं कि करेंसी को लेकर जो क्रंच दिख रहा था, क्योंकि पुराने नोट उनके पास थे और वो जमा कराने से आरबीआई ने पहले मना कर दिया था। अब उनको बदलने के लिए 30 दिन का वक्त मिल गया है, तो यानी कि एक बार फिर से वो अपने को डेवलप कर पाएंगे, जो पिछले कई दशकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा था। बेसिकली उन लोगों को, जैसे हमारी सरकारी बैंक करते हैं, KYC, नो योर कस्टमर, आधार के साथ लिंक, वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सी ये जिला सरकारी बैंक अब लोकल पॉलिटिशियंस, स्थानीय पॉलिटिशियंस के कब्जे में थी, और उनकी जो बर्ताव था वो बिल्कुल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स से खिलाफ तो नहीं था, मगर अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए। KYC, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे किसको दे रहे हो, ये सब उनको सुधारना पड़ेगा। अगर आगे जाके उनको सरकारी बैंकों के साथ कंपेयर कि जो सरकारी बैंकों के लिए जो करती है रिजर्व बैंक, वही उनको भी लागू हो। वो तो तभी लागू होगा जब उनके प्रोसीजर सरकारी बैंकों के बराबर आ जाए, मतलब जैसे सरकारी बैंक काम करते हैं। एक आखिरी सवाल से, जिस तरीके से एक समाधान जी, जिस तरीके से पहले जिस वजह के चलते सहकारी बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में जो पुराने नोट आए थे, उनको आरबीआई ने जब लेने से मना किया, यानी कि उनको ये आशंका थी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर नोटों की अदला बदली का खेल हुआ होगा, इस तरह की खबरें भी आई थी। अब जबकि मोहलत दी गई है, दोबारा से उसको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, तो फिर क्या वो आशंका खत्म हो जाती है, या फिर कुछ और चेक एंड मेजर्स लगाए गए हैं होंगे या लगाने की कोशिश होगी? मेरे ख्याल में तो वो आशंका तो रहेगी, मगर वो कहेंगे भाई ठीक है, देख लेते हैं आगे जाके ये पैसे आए कहाँ से, और जैसे दूसरी बैंकों में जांच कर रहे हैं कि जब बैंकों ने पैसे लिए थे तब भी वहाँ बड़ी बड़ी रकम में पैसे आए थे, और सरकार ने कहा ठीक है ले लो, उसके बाद हम चेक करेंगे, जब बड़ी बड़ी रकमें आपके पास आई थी उनकी हम जांच करेंगे। वैसे यहाँ भी वो जांच कर सकते हैं। तो ये तो होगा। देखो, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि सब मिला के कितनी बात करें, हम महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि 2,700 करोड़ की बात कर रहे हैं,
देश भर में 9 से या 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे जितनी हमारी करेंसी डिपॉजिट हो गई है उसके तुलना में ये 10,000 करोड़ इतना ज़्यादा नहीं है जी। और मेरे जहन में तो जो काला धन था इन सब प्रांतों में ये इससे बहुत बहुत ज़्यादा था और ये तो बहुत छोटा हिस्सा है जो अगर वो काला धन हो तो भी, मगर वो तो अपने खेडूतों के पैसा भी हो सकता है। बिल्कुल, वो लोग भी रख सकते थे पुराने 500,000 रुपये के नोट और जमा किए हैं। जो एक ही बैंक को जानते थे उनकी जो जिला सरकारी बैंक थी वहां जाके दिया उन लोगों ने, तो उनको जांच करनी पड़ेगी ये पैसे आए कहाँ से जी। और लेकिन एक राहत भरा कदम हो सकता है, देरी से उठाया गया कदम जरूर है, लेकिन थोड़ी सी जो आपने कहा कि फौरी राहत जरूर इलाकों में मिल सकती है। बहुत शुक्रिया नितिन देसाई साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश और दुनिया भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया और इसके अलावा देश भर में योग से जुड़े 5,000 कार्यक्रम हुए। देश भर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति हासिल करने के लिए भी ये बेहद कारगर तरीका है। A fit body and a fit mind, which is prescribed as a word of God, because it takes care of all the disorders. लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में पहली बार एक साथ योग करने 55,000 से ज्यादा लोग जुटे। बारिश के बीच इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत और दुनिया को आपस में जोड़ता है। धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई हस्तियां मौजूद थीं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि योग जीने की कला सिखाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बाबा रामदेव योग करते नजर आए। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी योगासन किया। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। योग भारत की अत्यंत प्राचीन विधा है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर करता है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग दिवस मनाया। योगा प्रदर्शन माने आज इस कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे, बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए, बाकी समाज में भी जागरूक लाने के लिए, समाज को इंस्पिरेशन देने के लिए ये सेशन है। सबको करना चाहिए। आज जो था एक तरह से सिखाया था इन्होंने, और मैं सबसे अपील करूंगा कि सब लोग डेली
सुरक्षा बल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। मुंबई में INS विराट पर भारतीय नौसेना के जवानों ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया, तो वहीं INS विक्रमादित्य पर ऑनबोर्ड नौसेना के जवानों ने योग किया। कई फिल्मी सितारे भी योग दिवस के मौके पर योगासन करते नजर आए। लगातार 3 साल से भारत में व्यापक स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। लखनऊ में लगातार बारिश के बीच भी लोगों में योग दिवस को लेकर उत्साह दिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश के बीच ही लोगों के साथ योग भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया यानी नए भारत के लिए योग की आदत को लोगों में विकसित करने की जरूरत भी बताई। लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान से कैमरामैन शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में योग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर लोगों ने खासा उत्साह भी दिखा। इस बार की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी। अमेरिका, ब्रिटेन, क्यूबा, सर्बिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस समेत दुनिया के 150 देशों में योग दिवस के लिए खास कार्यक्रम हुए। दुनिया भर में योग दिवस के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। संयुक्त राष्ट्र परिसर में हुए योग कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि योग ने दुनिया में अलग पहचान बना ली है। हमारी ये कोशिश है कि हम भारत के कल्चर का एक छोटी सी भेंट सब लोगों को प्रकाशित करें, लेकिन अब योगा एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। टू द वर्ल्ड ऑफ योग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास की ओर से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई देशों के गवर्नरों ने हिस्सा लिया। This ancient discipline, philosophy and practice from India into the hearts and lives of people in every corner of the globe. लंदन में भी योग को लेकर जोश दिखा। मशहूर ट्रेफलगर स्क्वायर पर योगा इज वेरी पॉपुलर इन द UK. Whether you go to any hotel, any spa, any health club, yoga is being conducted there. And today we have a situation where everybody has come together to hold it here at Trafalgar Square. विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में विदेशी राजनयिक और अधिकारियों के लिए योग दिवस पर विशेष आयोजन किए। पेरिस के एफिल टावर, चीन की ग्रेट वॉल और न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में लोगों ने योग आसन किए। योग की धूम पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रही। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी लोगों ने मंत्रों और गीत संगीत के साथ लोगों ने योग का आनंद उठाया। जापान की राजधानी टोक्यो में भी योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। योग दिवस की धूम साइबेरिया में भी रही। क्यूबा, फ्रांस, ग्वाटेमाला, चीन और क्रोएशिया समेत कई और देशों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुनिया के 150 देशों में योग दिवस के लिए खास कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत को रंग में विशेष तौर पर सजाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात किसानों की। किसान अपनी मांगों को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने स्वशासन कर विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसानों ने लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया, तो मध्य प्रदेश के हरदा और भोपाल में स्वशासन के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। किसानों की मांग है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। कर्नाटक सरकार ने सभी किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस कदम से उन 22,27,506 किसानों को फायदा होगा जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसान संकट में हैं,
उन्होंने कहा कि कृषि के हित में सरकार ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है और इसके तहत कल तक सहकारी बैंकों से लिए गए प्रत्येक किसानों का 50-50 हज़ार रुपये तक का अल्पकालीन कर्ज या फसल कर्ज माफ़ किया जाएगा। राज्य में किसानों ने सहकारी बैंकों से 10,736 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा केवल 20%, जबकि 80% हिस्सा ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और दूसरे बैंकों का है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में 10 दिन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद के बाद आम जनजीवन ठप है। मोर्चा अलग गोरखालैंड की मांग पर अड़ा हुआ है तो यातायात बाधित होने के चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। जीजेएम ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को भी एक ज्ञापन सौंपा है। दार्जिलिंग में बुधवार को अलग गोरखालैंड बनाने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अलग गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? गोरखालैंड चाहिए, मगर ममता जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ऊपर से अनदेखा कर रहा है, अनदेखा कर रहा है वो। ये चलता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा गोरखालैंड, तब तक चलता रहेगा। आंदोलन के चलते दार्जिलिंग में बाजार और होटल कई दिन से नहीं खुले हैं। दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहीं। इलाके में इंटरनेट सेवा 7 दिनों से बंद है। मौजूदा हालात के चलते बाहर से आए कामगार दार्जिलिंग छोड़ने को मजबूर हैं। या चावल दाल आटा तो नहीं मिलेगा ना, खाएंगे क्या, इसलिए भागना पड़ता है। और तो कुछ नहीं हो पाई, काम करेंगे क्या, काम तो बंद हो गया। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। Situation is all under watch, close watch. Sir, is heavy deployment? I explained to you, it's all under close watch. Is there any new forces are coming? Regarding forces, we don't make any comment right now. गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कल हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था कि दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों की वापसी तक बेमियादी बंद जारी रहेगा। इसके अलावा जीजेएम ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से बाहर होने का फैसला किया। तनावपूर्ण हालात के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें शांति बहाली करने के उपायों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व CS कर्णन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत देने और कोर्ट की अवमानना पर सुनाई गई सजा को स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस मामले में 7 जजों की पीठ के आदेश में वो दखल नहीं दे सकते और ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने उठाया जाना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस कर्णन को कोलकाता पुलिस दल ने कल रात कोयम्बटूर में गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों की पहचान इंदग्राम पत्तन के बासित अहमद मीर और बरासोपोर के गुलजार अहमद के तौर पर हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और वहां मुठभेड़ के स्थान से 2 AK-47 और साथ ही 124 गोलियां, 5 मैगजीन और एक हथगोला बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ इलाके में पुलिस को नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली जिसके बाद इलाके की नाकेबंदी की गई। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मुताबिक मुठभेड़ सुबह हसनर गांव के करीब जंगल इलाके में हुई। इससे पहले राजनांदगांव जिले में 18 जून को हुई एक मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 3 नक्सली मारे गए थे। वहीं 19 जून को एक माओवादी डिप्टी कमांडर कांकर में ढेर हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत शुरू कराने में जुटे हैं और इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ कुछ बैठकें भी की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत पाकिस्तान के बीच LOC पर तनाव और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे पता चले कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने की खातिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल
इकोनॉमिक फोरम के दौरान गुतेरेस ने मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा भी की थी। स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद जरूरी है। दिल्ली में आयोजित देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य जरूरी है। योग इसमें अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मामलों के जानकार मारूफ रजा ने की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहां भी जाके आपको खबर लेना होती है। जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आपको जाना होता है, बहुत ठंडी हो तो भी शरीर को बचाते हुए जाना, ये सभी करना होता है। और इसके लिए स्वस्थ शरीर और वो योग से ही बनेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।